इधर उधर होगी तो ऑपरेशन करना ही है। अगर किसी को कैंसर हुआ है और वो लास्ट स्टेज पे पता चल रहा है तो उस अंग को ऑपरेशन करके निकालना ही है। तो हर एक उपचार पद्धति की अपनी अपनी विशेषता तो होती है और उस विशेषताओं में उन उपचार पद्धति को हमें अवलंबित करना है। ऐसे नहीं है कि किसी एक उपचार पद्धति को पकड़ के हम बैठे रहे। हर एक उपचार पद्धति में बहुत सारी, देखिए, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, फिर ये कोई चाइनीज जो वगैरह जो क्रिया है, फिर पंच क्रिया वो एक पद्धति है। तो ये सारी पद्धतियां मिलकर हम लोगों को कुछ ना कुछ स्पेसिफिक व्याधियों पे अपना काम करती रहती है। तो जिस तरह की व्याधि है उस तरह का उपचार हमें करवा के लेना चाहिए। अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो गया है तो ट्यूमर को तो निकालना ही है, और वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि तब दवाई कोई काम करती नहीं, या करने के चांसेस इतना स्टेज पे पहुंच जाता है कि करने के चांसेस बहुत कम होते, तब तक जान चली जा सकती है। तो ये भी बैठ कर नहीं बोलना चाहिए नहीं नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आयुर्वेद की दवाई लेते रहूंगा, वो गलत है। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये कि हर व्याधि को खुद जानकर, तज्ञों को जानकर, फिर उसके बाद उसकी इलाज करने में अपने लगना चाहिए। अभी मेरी केस की हम जो कर रहे हैं ये नेचुरोपैथी या नैसर्गिक उपचार जो है, जिसमें कोई दवाई वगैरह तो यूज होती नहीं है। और ये स्पेसिफिकली क्या होता है कि हमारा जो स्पाइन है, जिसे हम मेरुदंड भी बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि वो छोटे छोटे 32 वर्टेब्रास या गुर्रे जिनको बोलते हैं, वो गुर्रों से बनी होती है। और वो गुर्रों के बीच में एक बहुत सॉफ्ट की कैप्सूल होती है, जो कि गुर्रा एक दूसरे के ऊपर टकराए और उसमें स्प्रिंग की तरह एक्शन आ जाए। अगर वो पूरे हड्डी के ऊपर हड्डी रहती तो हमारी स्प्रिंग एक्शन होती नहीं, हम छुपते भी नहीं, छुप भी नहीं पाते। लेकिन वो जो है वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। और उसके पीछे से हमारे ब्रेन से एक्चुअली उसको दोनों तरफ से वो काम करता है। उसको ये भी नहीं बोल सकते कि ब्रेन से आ रहा है या ब्रेन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वहां से एक मज्जारज्जु, जिसको मज्जारज्जु बोलते हैं, या आप उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से कनेक्ट, हर एक सेल्स को कनेक्ट करके वो रीढ़ की हड्डी में आ जाते हैं। वहां से वो नीचे आके एक नंबर की गोली जो होती है, जिसको मेडिकल साइंस में नंबर दिए हुए हैं, तो जैसे या 1 से 7 होते हैं उनको सर्वाइकल वाले बोलते हैं। फिर उसके बीच में होते हैं 8 से 12 तक होते हैं, उनको थोरेसिक बोलते हैं। और नीचे फिर 5 और होते हैं, उनको बोलते हैं लंबर। तो इसमें क्या होता है कि हर एक गुर्रे के बीच में से जो नसें निकलती है, मज्जा तंतु जिसको बोलते हैं, जिसको नर्व्स बोलते हैं, वो जैसे 1 से 2 या 3 में से पूरे चेहरे पे आ जाती है। तो उसकी वजह से हमारे, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ओठ हिल रहे, मेरी जीभ हिल रही है, तो वो जो एक्शन मसल्स को एक्टिवेट वो करते हैं। फिर यहाँ से लेके C3 से लेके C5, C6, C7 तक क्या होता है, ये हमारे जो हाथ है, इनकी मूवमेंट जो है, हमारी फिंगर्स की मूवमेंट जो है, वो उसमें करते हैं। उसके नीचे से तो ऐसे करके करके हमारे हर शरीर के भाग को वो नर्व्स कनेक्ट होती है। अगर बीच में से कहीं D1, D2 से, जैसे बोलते हैं ना, बीच वाला कोई गुर्रा टूट गया किसी एक्सीडेंट में, तो हो सकता है उससे जो आगे का कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा, आपको चलना नहीं फिरना हो जाएगा, पैरालाइज हो सकते हैं। दूसरा चीज, उससे कनेक्टेड हमारे हार्ट में भी नर्व जाती है, हमारे लंग्स में नर्व जाती है, हमारे आंत जो होते हैं, इंटेस्टाइन्स होते हैं, उसमें भी नर्व जाती है, हमारे पैनक्रियास को नर्व जाती है, तो लीवर को नर्व जाती है, तो उनका काम में बाधा आना शुरू हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड, वही इम्पोर्टेंट है। उसमें से जो नर्व जाती है उसका फंक्शनिंग अच्छा रहे, सही रहे, तो ही हम अपने शरीर के सारे काम कर सकते हैं। उसमें किसी में भी कोई, देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा जो पिलर है
वही है, मेरुदंड जो है वही पिलर सबसे स्ट्रॉन्ग शरीर में है। वो अगर वीक हो जाता है तो हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज ही कम होती है, आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू हो जाती है। ना हम खड़े हो पाएंगे, ना हम ये हाथ हिलाना पाएंगे, ना किसी को फेशियल पैरालिसिस होती है, तो किसी को सिर्फ, बाकी कहीं पे भी पैरालिसिस नहीं, सिर्फ एक तरफ का फेस की पैरालिसिस होती है, एक आंख खुलती नहीं है या एक आंख बंद होती नहीं है, फिर एक साइड का मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो ये क्या होता है कि उस तरफ से कई नस दब रही है, तो उसके वजह से वो हो रहा है। अभी इसमें क्या होता है कि इसमें व्याधियां स्पाइन के रिलेटेड बहुत सारी शुरू हो जाती है। एक तो गर्दन से शुरू हो जाती है, सर्वाइकल जिसे बोलते हैं, फिर आप लोग वो कॉलर यूज करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ज्यादा ही होती है तो क्या होता है, हल्का सा झटका लगने पे चक्कर आने शुरू हो जाती है, तो उसको फिर वर्टिगो बोलते हैं। कुछ लोगों को तो काफी चक्कर आनी शुरू हो जाती है। देयर इज और एक बीमारी जो है जिसमें बहुत से आज तक तो कोई इलाज नहीं कर पाया है, उसमें मीन्स किसी दवाई से। एक बीमारी है जिसको बोलते हैं स्पॉन्डिलोलिटिक डिस्टेंसिया करके कुछ होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिक डिस्टेंसिया। उसमें क्या होता है, अचानक उस आदमी का मुंह ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाता है, और बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाती है कि वो कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे हिलना शुरू, हर 2 सेकंड में वो मुंह ऐसे हिलना शुरू। तो उसमें इतने, मेरे पास दो तीन पेशेंट ऐसे रिफरेंस में आए हैं, और उनकी हालत इतनी बुरी होती है कि बेचारे खा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि खाने के लिए हाथ ले जाए ये होता रहता है, मुंह में आप हाथ ही नहीं डाल सकते, या कुछ किसी से बात नहीं कर पा सकते ठीक तरह से। और उसमें आजकल तो मेडिकल साइंसेस में एक ही वो ट्रीटमेंट करते हैं कि वो बोलते हैं यहाँ की कोई एक नस होती है, वो नस अचानक टूटना शुरू हो जाती है, ऐसे पल्सेशन करना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से वो चेहरा ऐसे खींचना शुरू हो जाता है। तो बोटॉक्स के इंजेक्शन की ट्रीटमेंट उसको करते हैं, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं है। तो ये एक ऐसी बीमारी है, वो सिर्फ एक नस की वजह से होती है, बाकी उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं, ब्रेन उनका सब कुछ ठीक है, शरीर के सारे पैरामीटर्स ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा होता है आपका फ्रोजन शोल्डर जिसे बोलते हैं, कि आपका हाथ कंधा से उठता ही नहीं है, बिल्कुल हाथ हिलता नहीं है, ऐसे उठाने जाओ तो उठता नहीं, बिल्कुल भयानक दर्द होता है, यहाँ जकड़न से महसूस होती है, उसे बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। उसका भी कारण यही होता है कि कहीं से यहाँ से आती जो नस है, वो उनमें से C3 से C7 तक में से कोई नस फंसी रहती है, तो उसके वजह से वो होता है। वो लोग क्या करते हैं, कोई मालिश करा दो या पेन किलर खा लो, पेन किलर से कुछ तत्वों का आराम मिल जाता है, या फिजियोथेरेपी करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, तो उसमें तत्वों का आराम मिल जाता है, उसके बाद वो वापस किसी पोजिशन पे चला जाता है। फिर प्रॉब्लम आ जाती है टेनिस एल्बो। जैसे यहाँ कोने में इतना दर्द होता है कि आप ऐसे कुछ नोट भी नहीं गिन सकते, या किसी नोट पकड़ नहीं सकते, या हाथ में पेन नहीं पकड़ सकते, या कोई ड्रॉवर खींच नहीं सकते हैं, कोई बर्तन नहीं उठा सकते, किसी हाथ में चीज जैसे होता है, यहाँ बहुत सारा दर्द होता है। उसके लिए भी 6-8 महीने की कोई ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। फिर आ जाता है किसी किसी के अंगूठे में, काफ़ी लोगों को ये तकलीफ है कि ये अंगूठा ऐसे मुड़ता है नहीं, बहुत दर्दनाक पेन होनी शुरू हो जाती है, तो वो यहाँ से एक नस होती है रिलेटेड, तो कुछ लोगों में उसका ऑपरेशन किया जाता है, बोलते हैं नस को रिलीज कर लेंगे। उसमें क्या होता है, कभी कभी अंगूठा ऐसे ही रह जाता है उसके बाद, या फिर स्टिफनेस हुई रह जाती है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं बैक पे। बैक पे किसी को कमर दर्द इतना होता है कि ना झुक पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना उठ पाते हैं, सोते हैं तो करवट नहीं बदल पाते हैं। तो ये क्या होता है, L1 से लेके नीचे जो 5 गुर्रे हैं, L1 से लेके L5 तक किसी एक गुर्रे में दबाव आ जाता है, और वो क्या, वहाँ से जो नस जाती है वो सामने ऐसी भी अवस्था हो जाती है कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, उसके मसल्स का भी कंट्रोल चला जाता है। तो किसी किसी को पेशाब करने में इतनी दिक्कत आती है, कितना भी फोर्स लगा तो पेशाब नहीं होता है। किसी किसी को क्या होता है, वो थैली का जो अपर्चर है वो लूज होता है, तो कंटिन्यूसली पेशाब होना शुरू हो जाता है। ये भी नर्व्स की वजह से ही होता है, वो यहाँ रीजन होता है। किसी किसी को टॉयलेट की समस्या आ जाती है, कंट्रोल नहीं रहता है, फिर पैड्स यूज करने पड़ते हैं। फिर चली जाती है वो थाइस के पास को, कुछ लोगों को ऐसे होता है कि बिल्कुल ये जाम में थाइस के वहाँ की नस दर्द होनी शुरू हो जाती है। पैरों में झुनझुनाहट जो आप बोलते हैं,
सुन्न पड़ना बोलते हैं, यहाँ लोग जनरली यही बोलते हैं सुन्न पड़ रहा है या झुंझुनाहट हो रही है। वो झुंझुनाहट होती है, वजन नहीं ले सकते हैं, आगे चल नहीं सकते हैं, थोड़ा देर चलने से भी काफ़ी तकलीफ हो जाती है, अगेन झुकना उठना उसमें तकलीफ हो जाती है। उसके नीचे चले जाएंगे तो फिर आपका जो पिंडरीय है, काफ मसल्स है, वो किसी के हार्ड होते हैं, थोड़ा सा चले तो उसमें कैच आ जाता है, या रात में सोते सोते अचानक पैर झटक जाता है, नींद खुल जाती है और वहाँ इतना दर्द होता है कि कुछ देर तक वो आपको सहा नहीं जाता है। नेक्स्ट फिर चले जाते हैं नीचे, पैरों की उंगलियां सुन्न होना, पैर सही तरह से बैलेंस नहीं होना, खड़े नहीं हो पाना, चलने में दिक्कत होना। फिर दूसरे की आपके जो ये पैर है नीचे ऐसे होते हैं ना, जिसकी वजह से हम चलते हैं, ये पैर ऐसे गिरे रहते हैं, वो उठा ही नहीं पाते, तो जब चलते हैं तो पैर ऐसे खींच जाते हैं, इसको बोलते हैं फुट ड्रॉप। जो पैर लटक जाता है ना, पैर का जो तलवा हमारा जो भाग है वो लटक जाता है, तो उसको लटकन को बोलते हैं अंग्रेजी में फुट ड्रॉप। उसमें भी यही होता है कि जैसे फुट ड्रॉप हो गया, आप वॉकर लेके भी ऐसे ऐसे चलना शुरू करेंगे खींच काच के। ये सारी चीजें होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड के नसें में कहीं कुछ दबाव आ जाता है। तो अभी इसके लिए सोल्यूशन यही होता है, फिजियोथेरेपी आप करते रहो, एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल फिजियोथेरेपी करते रहो, उसके बाद आप पेन किलर्स वगैरह लेते रहो, कोई नर्व टॉनिक्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो लेते रहो नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिर भी दिक्कत आती है। ये कैसे होता है? हमें कभी कभी, मेरे अभी पूरे ऑलमोस्ट 35 साल से भी ज़्यादा हो गए, तो मेरे अनुभव में ये आया कि हम कहीं गिर जाते हैं या कुछ वजन उठाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, कभी हमारे गर्दन में मोच आ जाती है, हाथ में मोच आ जाती है, बैक में मोच आ जाती है, तो उस समय क्या होता है, हम थोड़ी सी दवाई वगैरह ले लेते हैं। शरीर की भी उतनी ताकत होती है उस समय, यंग एज में या मिडिल एज में, तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। हम भी इतनी जिद्दी होते हैं कि चलो मेरा ठीक हो गया, अभी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं देखने की, अपना काम करते रहते हैं। आहिस्ते आहिस्ते वो क्या होता है, उस समय आपका कोई गुर्दा जो होता है ना, आगे पीछे हो जाता है या कोई नस दबना शुरू हो जाती है, तो आहिस्ते आहिस्ते वो जैसे जैसे एज कैचअप होता है, तो वो प्रेशर और बढ़ना शुरू हो जाता है और ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होने लगती है, ये प्रॉब्लम और भी बढ़ने लगती है। उसके लिए सोल्यूशन यही रह जाता है कि डॉक्टर बोलते हैं उसका ऑपरेशन कराना। अभी ऑपरेशन की पद्धति में 2-3 पद्धतियाँ होती है। उसमें क्या होता है, एक सिर्फ आपको पीछे से जहाँ भी दबा हुआ है वहाँ से काट देंगे, वो जो ऊपर से नीचे तक जो अपना स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है उसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा लेंगे, या उसकी नस जो दब गई उसको थोड़ा सा बाहर कर देंगे और फिर वापस उसको सिला देंगे। दूसरा होता है जो गुर्रे के पास अगर कोई नस दब रही है तो गुर्रे को ही थोड़ा सा क्या करेंगे, काट देंगे, यानी छील देंगे, तो उसका वो डिस्टेंस बढ़ा देंगे, वो होता है। तीसरा तरीका होता है जो आपकी जो डिस्क होती है वो बाहर आके जो स्पाइनल कॉर्ड ऐसे आते है उसको दबाती रहती है। जैसे हम पानी के पाइप को बीच में कहीं दबाए, वहां तक पानी जा रहा है, यहाँ दबाए तो वहाँ पानी जाएगा नहीं, वैसे इसको जब यहाँ दब जाती है तो क्या हुआ, यहाँ से नीचे अगर यहाँ दब रही है तो यहाँ से नीचे जो फंक्शनिंग हो रहा है उसमें बाधा आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो जो डिस्क जो आगे आई है उसको ही थोड़ा सा काट देंगे। लेकिन क्या होता है, 1 आध साल में हमारे शरीर में वो डिस्क फिर से वापस बढ़ जाती है, फिर उसको दबाना शुरू कर देते हैं। फिर ऑपरेशन करने के बाद भी 90% केसेस, 90-95% केसेस जो मेरे पास आए हैं ऑपरेशन के बाद सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप लकी है अगर बैलेंस 5% में हो और आपका कोई प्रॉब्लम ऑपरेशन के बाद नहीं हो। इतने लेवल तक लोग आए कि ऑपरेशन के बाद उनको यूरिनेशन करने में मुश्किल हो रही है, टॉयलेट जाने में मुश्किल हो रही है, उठने में मुश्किल हो रही है, चलने में दिक्कत आ रही है ऑपरेशन के बाद। ऐसे भी पेशेंट हमारे पास आए हुए। और चौथा होता है, वो क्या करते हैं, जो गुर्रे दबते हैं ऊपर वाले गुर्रे में 2 स्क्रू डालते हैं, नीचे वाले गुर्रे में 2 स्क्रू डालते हैं, बीच में एक पट्टी डाल देते ताकि ये नज़दीक ना आए। वो लाइफ लॉन्ग के लिए आप उस पोर्शन के लिए हैंडीकैप हो जाते हैं। और बाई चांस कहीं गलती से आगे हिलने से देखिए, किसी गाड़ी के या आपके फर्नीचर के स्क्रूज होते हैं ना, वो भी लूज होते हैं ना, फर्नीचर हिलने लगता है, कभी कभी स्क्रूज निकल जाते हैं तो पहिया निकल जाता है, वैसे ही वो पट्टी भी निकल सकती है।
आप ज़्यादा काम करते हैं, आपको करना ही पड़ता है। कुछ लोग ऐसे बेचारे, किसी मजदूर का अगर ऐसा ऑपरेशन हुआ, उसको तो जब तक काम नहीं करेंगे तो खा नहीं पाएगा, उसको तो काम करना ही है। तो वो मूवमेंट के वजह से स्क्रू लूज हो जाएंगे तो पट्टी भी निकल जाएगी, फिर से वापस उसी से, उससे भी पहले से भी वर्स्ट स्टेज में आ जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया हो चुके, काफ़ी लोगों ने किया है, लोगों को, काफ़ी लोगों को ऑपरेशंस का सलाह दी जाती है, फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, और हमारे पास कोई इलाज होता नहीं है, हम बोलते चलो हम ऑपरेशन करा ही लेते हैं। तो ऑपरेशन के बाद क्या होगा उसका कभी ध्यान में भी नहीं आता। लेकिन इसके लिए अभी एक इलाज पद्धति है जो बहुत प्राचीन इलाज पद्धति है। आपने भी कहीं सुना होगा, नस पकड़ना जिसको बोलते थे, कोई नस पकड़ता है वो ठीक हो जाता है। अब ये नस पकड़ना क्या है? मैं बता रहा हूँ, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं जब 23 साल का था, मुझे डिफेंस में जाना था, और उस समय कोई ट्रेनिंग स्कूल वगैरह हुआ नहीं करते थे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। हम अपने आप तैयारी करते थे, दौड़ते थे 10 किलोमीटर, कहीं से जंप मारते थे, एक्सरसाइज करते थे, काफ़ी सारे पेड़ों से जंप मारते थे, कंपाउंड वॉल से जंप मारते थे, कई तारों के नीचे खुला है तो उसमें से घुस के जाने की प्रैक्टिस करते थे, ये सब करते थे। एक बार ऐसे हुआ मेरे साथ कि एक 14 फीट के पेड़ से मैंने जंप मारा। डेली वैसे मारते तब कुछ नहीं, बट उस दिन कोई बैलेंस मिस हो गया और मेरा L3 L4 का डिस्क स्लिप हो गया। एक महीने पर ऐसे कैसे वैसे, यंग था, फोर्स था, तो चलाता रहा। पर तो तब नवाजिन की गोली आती थी, पेन किलर, तो नवाजिन डेली सुबह एक खानी, शाम को एक खानी, चलो फिट हो गए करके। लेकिन 1 डेढ़ महीने के बाद मैं पूरा बेड रिडन हो गया। मैं ऐसे झुक नहीं सकता था, न चल सकता था, पूरे यहाँ से लेके नीचे तक पूरा दर्द करा रहा था। फिर हम डॉक्टर के पास गए, गोवा मेडिकल कॉलेज गोवा में थे, बेस्ट हॉस्पिटल उस समय गोवा में फैसिलिटी। तो वहाँ गए तो डॉक्टर ने बोला भाई ये तो नहीं, आपको हार्ड बेड पे सोना पड़ेगा, ऊपर से ये ठीक नहीं होगा तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो लाइफ लॉन्ग आपको। तो मेरे सारे डिफेंस में जाने के सपने ही टूट गए। लेकिन पता नहीं, देखो ऊपर वाला भी अलग अलग स्टोरी है, आप हर एक के लिए अलग अलग वो भविष्य देता है। तो मेरे एग्ज़ाम आ रहे थे, मैंने डॉक्टर को बोल दिया कि सर मैं एग्ज़ाम जाके लिख के आ जाऊँगा, फिर वापस आ जाऊँगा। तब तक मुझे किसी ने बोला कि 5-6 किलोमीटर के गांव में एक दादाजी है, वो ये कुछ करते ठीक हो जाते। तो फिर मेरे दोस्त लोग वगैरह मुझे सुबह लेके जाते थे उनके पास, और वो जो हम पद्धति जो कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, कमर की नस यहाँ पकड़ता था, पिंडी, और वहाँ मसल्स करके उन्होंने मुझे 15 दिन में फिक्स कर दिया। 15 दिन में मैं आहिस्ते आहिस्ते चलने लगा, दौड़ने लगा। फिर मैं, पहले तो मेरे दोस्त मुझे लूना पे बिठा के ले जाते थे, लूना मॉपेड हुआ करती थी उस समय। बाद में मैं चल के, उनका मकान 6 किलोमीटर था, 6-6.5 किलोमीटर, तो फिर मैं चल के जाने लगा थोड़ा थोड़ा। फिर मुझे आशा होगी नहीं मैं डिफेंस में जा सकता हूँ। तो तब मैंने ठान ली कि नहीं, ये कला जो है मैंने सीखनी है। तो मैं वो जो गुरु थे उनके पास रिक्वेस्ट करने लगा, मुझे सीखा। पढ़ते हो, मानते नहीं थे, बोलो जब ठीक है सीखना है तो आप एक काम करो, सुबह 6 बजे आना है मेरे पास, बैठना है 1 घंटा और फिर चले जाना है। मैंने बोला हाँ सीखना है। देखिए कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सका, इस आदमी ने मुझे 15 दिन में ठीक कर दिया, वो भी ऐसा ठीक करे, मैं भी दौड़ने लगा, तो क्या दिक्कत क्या है। तो फिर मैं 6 किलोमीटर चल के जाता था, सुबह उठता था, चल के जाता था, उनके पास जाके बैठा था। 1 महीना बैठा रहा, फिर पूछे सर मुझे सिखा दो, बोलता नहीं बैठे रहो देखते रहो। ऐसे करते करते 5 महीने निकल गए। मैं हॉस्टल से इसके वजह से घर भी नहीं गया, क्योंकि वो एक दिन मैं एब्सेंट रहूंगा तो ये बोलेंगे तुम एब्सेंट है चले जाओ, और उनसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, कोई सिखा रहा है आपको तो उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। जितने हमारे कहाँ भी एक कहावत है, नमस्कार करके जो पैर में आप बिछुआ पहनते हैं ना, नमस्कार करके बिछुआ निकालो। ऐसे आपको बिछुआ निकालने में आएगा नहीं, नमस्कार करने के बहाने निकाल दो, बट आपकी गर्दन नीचे रहनी चाहिए, आपको झुकना है। तो ऐसे करके फिर 5 महीने के बाद उन्होंने बोला कि भाई आप पेशेंट को हाथ लगा सकते हैं। लेकिन तब तक 5 महीने में मैं जो देखता रहा, उनको सुनता रहा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी, थियरी मेरी हो चुकी थी, प्रैक्टिकली होना था बाकी। और फिर शुरू किया तो 1-2 महीने में काफ़ी लोग ठीक हो रहे थे मेरे हाथ से। बोला आप बिल्कुल फिट हो गए, अभी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तब तक मेरी डिफेंस की एग्ज़ाम आ गई। नसीब से मेरी एग्ज़ाम भोपाल में ही हुई,
मैं गोवा से भोपाल है एग्ज़ाम देने के लिए, कुछ आता पता नहीं था कहाँ कैसे जाना है। ट्रेन में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में। अभी हमारे बच्चे कहीं जाते हैं तो हम उसके साथ माँ बाप भी चले जाते हैं। उस समय हमारे माँ बाप ऐसे कुछ चीज़ें नहीं करते थे। मैं खुद अकेले ट्रेन का टिकट कहीं निकाला, फिर ट्रेन पे गया, ट्रेन पे बैठ के आया, और यहाँ रिटर्न रिजर्वेशन था ही नहीं। फिर मेरा भोपाल में सिलेक्शन। उसके बाद मैंने नेवी ज्वाइन की। तब से लेकर नेवी में इतने सारे हार्ड वर्क सब कुछ होते हैं, मेरे बैक में कभी कोई दिक्कत आई। उस समय ठीक हुआ था 37 ईयर्स बैक। तब से अभी तक कोई दिक्कत। और ये जो मैं सीखा था, जैसे नेवी ज्वाइन की तो कहीं करने का इलाज नहीं था, तो मेरे आसपास के लोग होते थे, किसी के कमर में दर्द होता, चलो मैं आ जाओ ठीक कर देता हूँ, किसी के गर्दन में दर्द होता, आ जाओ मैं ठीक कर देता हूँ। ऐसे करके करके मैं ठीक करने लगा। तो हमारे शिप में बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। आपने सुना होगा, अभी विक्रमादित्य शिप है, विक्रांत शिप था नेवी का, जिसमें फाइटर प्लेन्स फ्लाई करते थे। बहुत बड़ा शिप होता है वो, उसमें कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग होते हैं। तो उसमें इतना मेडिकल फैसिलिटी की, 2-2 ऑपरेशन थिएटर थे, 6-6 डॉक्टर स्पेशलिस्ट उस जहाज पे होते थे। तो तब मेरे से ये जो हो रहा था, तो उन डॉक्टर को पता चला कि ये जो ऑफिसर है ये लोगों को ऐसे ही कुछ करके ठीक कर देता है पेन। तो उन्होंने भी बोला गोलियां क्यों खाने, हम तो पेन किलर देते, अब उन्हीं के पास चले जाना। इतने अच्छे थे कि उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ये बहुत आसान तरीका है लोगों को ठीक करना। तो वहाँ भी मेरी प्रैक्टिस चली। फिर बाद में जहाँ भी मैं चला गया, विशाखापट्टनम और फिर यहाँ वहाँ, तो जिसको प्रॉब्लम है नज़दीक वाले दिखाई देते हैं तो मैं कर देता। फाइनली मेरा ऐसे हुआ कि लास्ट पोस्टिंग मेरी भोपाल में आ गई। ये भोपाल में जो पोस्टिंग आ गई, तब मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरी शुरुआत भी भोपाल से होगी और एंड भी भोपाल से। लेकिन मुझे अच्छा लगा, जिस ज़मीन से मैं सिलेक्ट हो गया हूँ उस ज़मीन को जाते जाते सैल्यूट करके चला जाऊँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, भोपाल की पोस्टिंग आई तो मैं आ गया। जहाँ BHL में ऑफिस था मेरा, तब किसी को, एक जनरल मैनेजर को, तब भी क्लिनिक शुरू नहीं हुई थी, किसी जनरल मैनेजर को बैक की 15 साल पुरानी प्रॉब्लम थी और उनकी तकलीफ थी। तो उन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे मैं इसलिए नहीं आ रहा ऑफिस, मेरी मैं कुछ करूँ। बोला हाँ प्लीज़। तो वो उनको मैंने घर पे बुलाया सुबह सुबह 6:30 बजे, और उनकी मैं 8 दिन ट्रीटमेंट की। 8 दिन के बाद इतने फिट हो गए, तो उनके ऑफिस के सहयोगी थे, इंक्लूडिंग BHL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो भी बोले अरे कैसे ठीक हो गया। बोला कैप्टन साहब ने ठीक किया। तो डायरेक्टर को प्रॉब्लम थी, उनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी, हाथ इतना भी नहीं उठता था। फिर वो आ गए। ऐसे करते करते फिर मुंह से पेशेंट बढ़ते। तो मैंने बीच में एक पेपर में न्यूज़ आया, किसी ने बैक पेन की वजह से सुसाइड किया। बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारे पास इतनी यूज़फुल वो है और हम लोग सुसाइड कर रहे हैं इस वजह से, कोई ज़रूरत ही नहीं। दूसरा, किसी ने किसी की गर्दन मरोड़ ली थी, ऑन द स्पॉट वो मर गया था होशंगाबाद के आसपास के। वो भी सुन के बहुत बुरा लगा। मैंने बोला नहीं, अभी मेरे पास कुछ है मैं कर सकता हूँ, तो लोगों को भी करना चाहिए। तो ऐसे मेरी हमारी जो क्लिनिक और ये जो सेवा है, ये इस वजह से शुरू हुई। अभी तक पिछले 5 साल में कम से कम 5,000 लोगों को हमने ठीक किया। वो सिर्फ MP का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ से कोई आया नहीं है। इंडिया से बहुत सारे टाउन से, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, जिसको भी पता चल रहा है वो आके ठीक हो गए। तो एक उसके बीच में मैंने 5-6 मेरे शिष्य भी बने। मतलब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ ये आर्ट कला नहीं जानी चाहिए, इसको फैलना है, पीछे रहनी है, लोगों का फ़ायदा होना है। तो मेरे 4-5 शिष्य भी बन गए, उनको मैंने सिखाना शुरू किया। अभी 4-5 साल वो मेरे से सीख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से वो भी काम कर रहे हैं, उनके हाथों से भी लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये रही इसकी क्रिया। अभी यही मैंने बताई, जितनी सारी ये व्याधियाँ, हमारी पद्धति क्या होती है। तो जैसे गर्दन में दर्द है तो हम गर्दन को हाथ बिल्कुल नहीं लगाते। अब कमर में दर्द है तो मेडिकल साइंस भी ये बोलता है कि जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहाँ मसाज करनी नहीं। इसीलिए डॉक्टर आपको बोलते हैं ना मसाज बिल्कुल नहीं कराना, वो सही है, बट कहाँ नहीं कराना, जहाँ आपको प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, एक आधी नस कहीं दबी है, उसके ऊपर आप दबा के घिस रहे हैं तो क्या होगा, वो और भी दब जाएगी। या एक आधा गुर्रा आपका वीक है, आपके शरीर में जैसे जैसे एज बढ़ता है तो कैल्शियम की कमी होती है, स्पेशली लेडीज़ में। तो वो कैल्शियम की कमी होते हैं तो हमारे गुर्दे थोड़े वीक हो जाते हैं। अगर किसी ने गलती से वो गुर्दे को ज़्यादा दबाए तो क्रैक भी हो सकता है, तो नुकसान हो सकता है। जो डॉक्टर सलाह देते हैं मसाज नहीं करने में, सही है। तो हमारी जो ये होती है, ये एक्चुअली इसको मसाज भी नहीं बोलते,
हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से गर्दन के जो नसें होते हैं वो हाथ में आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो यहाँ नस पकड़ते हैं, उस नस को पकड़ के ऐसे ऐसे उसको सहलाते सहलाते तेल लगा के, लेकिन दर्द होता है जब वो दर्द वाली यहाँ की दर्द वाली नस पकड़ते हैं तो उसमें दर्द होता है, कुछ दिनों के लिए दर्द होता है, ट्रीटमेंट करते तब दर्द होता है। जैसे कमर में कोई दिक्कत है तो हम यहाँ काफ मसल्स में पकड़ लेते हैं और उस नस को पकड़ के हम उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। तो इसका इस पद्धति का वैसे भी कोई नाम है नहीं है। मेरे गुरु जो थे बेचारे बिल्कुल अंगूठा बहादुर थे, अनपढ़ थे, बट फिर भी वो लोगों उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को ठीक किया जिन्होंने मेडिकल साइंस में होप छोड़ दी थी। अभी हमारे पास भी हम लोगों ने कम से कम 500-600 ऑपरेशन हमने बिल्कुल ना कर दिए थे, क्योंकि लोगों ने बोला था कि भाई आपको ऑपरेशन करना ही है, एक डॉक्टर ने, दूसरे डॉक्टर ने, तीसरे डॉक्टर ने, तो उनको जब हमारी ट्रीटमेंट की तो उस ट्रीटमेंट में ऑपरेशन बिल्कुल गया। अभी 5 साल पहले जिसको मैंने या 3 साल पहले जिसको हम लोगों ने यहाँ ठीक किया है वो वापस कभी आया नहीं, वो और 4 लोगों को हमारे पास भेज रहा है, तो मैं वहाँ ठीक हो गया था। इस पद्धति में यही है कि आपके पास थोड़ी सी श्रद्धा रहनी चाहिए, थोड़ी सी सबूरी रहनी चाहिए। क्या होता है, लोग यही सोचते हैं कि गोली खाए दर्द बंद हो गया, ऐसे नहीं होता है ना, आपको कुछ टाइम लगता है। आपकी नस जो जहाँ मूव हो गई है या आपको जहाँ दब रहे तो उसको ठीक होने में कोई 5-6 दिन लग जाते हैं, किसी को 15 दिन। देखिए आज मैं कल मेरे पास एक पेशेंट आए हुए, यहाँ के रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है आपके शिवपुर में, या शिवपुर में कई डिस्ट्रिक्ट जज थे वो, उनकी मिसेस की प्रॉब्लम चल रही पिछले 30 साल से, पर ये कि उन्होंने कुछ भी हो ऑपरेशन नहीं करा। अभी 30 साल की जब प्रॉब्लम चली है, सारे दवाई डॉक्टर हो चुके हैं, तो 4 दिन या 8 दिन में आप ठीक होने की उम्मीद मत कीजिए। उसको लगता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं हाथ लगाते ही ठीक हो जाते हैं, उसमें मेरी कोई जादू है नहीं। मैं उनको बोलता हूँ कृपया किसी को मत बताना कैप्टन साहब ने हाथ लगाया और मैं ठीक हो गया, क्योंकि मुझे कोई वो मैजिशियन वो नहीं होना चाहिए, कंबल वाले बाबा की तरह या किसी बाबा की तरह नहीं होना चाहिए, हाथ घुमाया ठीक होगी, ये कोई जादू है नहीं है। ये बिल्कुल फिजिकल जो होता है ना, भौतिक तत्व है जिससे करना पड़ता है। और कुछ लोगों का ये होता है सामने से 8-10 पेशेंट ठीक होके भी चले जाते होते, सब ये ठीक हो गए, मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। बोलो, हर एक की शरीर प्रकृति अलग होती है, हीलिंग रिस्पॉन्स अलग होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो हमारी जो पद्धति यही पद्धति है, हम हाथ और पैर घुटने के नीचे, कंधे के नीचे हल्की सी नस पकड़ के मसाज करते हैं, और उससे अभी प्रमाण यही है कि 5000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब कहीं जाहिरात होती नहीं हमारी, क्योंकि हमने बिल्कुल ये सब सोशल कर दिया है। हमें पता है जो अच्छा है वो अच्छे के पास लोग कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, आपको कोई जाहिरात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही तत्व हमने यूज़ किया है। अभी भी हमारे पास डेली 20-25 पेशेंट कहीं ना कहीं से आते हुए, हर रोज़ के 20-25 पेशेंट होते हैं। कोरोना की वजह से हमने काफ़ी पहले 60-70 पेशेंट हुआ करते थे, कोरोना की वजह से हम भी कोरोना को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, इसीलिए पहले बीच में अपॉइंटमेंट दे रहे थे। अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा काफ़ी अभी पूरे एमपी में अभी 10-11 पेशेंट निकले या 15 पेशेंट निकले, 20 के नीचे आ रहे। फिर भी ये जो प्रोटेक्शन है उसको छोड़ना नहीं है, सब करना है, वो करके ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। मास्क हमारा कंपलसरी होता है, सैनिटाइजर कंपलसरी होता है। दूसरा चीज़ है, एक पेशेंट को हाथ लगाए तो दूसरे को उसका हाथ नहीं लगा सकते, बिना हैंड वॉश से बाहर होके ही दूसरे पेशेंट को हाथ लगाना। पेशेंट को भी इतना ही बोलते कि आप लोग भी उतनी ही जिम्मेदारी से आए। तो आज के सेशन में ये हुई हमारे ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज। हम आपको आज के सेशन में अगर किसी को आप में से दिक्कत है तो चेक भी कर लेंगे, और एज अ सैंपल आपको बिना किसी कंसल्टिंग चार्जेस की वजह से हम लोग आपको ट्रीट भी कर लेंगे, आपको देख लेंगे, आपको ट्रीट भी कर लेंगे। तो लेकिन ये मत समझिए कि 1 दिन के ट्रीटमेंट में मैं ठीक हो गया हूँ, ये जस्ट आपको डेमो दिखा रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट होती है। लेकिन कुछ लोगों में हुआ है, जैसे 2 साल पहले जनवरी 2019 में लाल परेड ग्राउंड में एक एग्जीबिशन होता है हर्बल मेला आयुर्वेदिक का। वहाँ हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पहचान के ऑफिसर, उनको पता था हमारे बारे में, और दैनिक भास्कर के रिपोर्टर उनको पता था, तो उन्होंने ज़बरदस्ती बोला नहीं सर आपकी एक वहाँ क्लिनिक होनी, जैसे आज है एक क्लिनिक होनी चाहिए वहाँ। तो लास्ट डे पे हमारी क्लिनिक हो गई थी, 200-250 लोग आ चुके थे।
उसमें से काफ़ी लोग आए, सर आपने उस दिन हाथ लगाया था ना वो ठीक हो गया मेरा, अभी मेरा दूसरा है उसका ये करना है। ऐसे लोग फिर आते गए, पेशेंट बेस तो बढ़ती गई। तो आज का है सिर्फ ये डेमो है, आपको इसके बारे में बताना, क्योंकि क्या होता है किसी को बोला अरे हाँ उधर साकेत नगर में कोई ट्रीटमेंट करता है, वो क्या करता है, नहीं वो मसाज करते हैं, नहीं भैया मसाज नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला है मसाज नहीं करनी है, मसाज मुझे नहीं करनी है। दूसरी चीज़ है कुछ लोग बोले नहीं वो ना दबाते तो बहुत दर्द होता है। हम लोग ये भी बोलते हैं लोगों को कि हमारे क्लिनिक में दर्द होता है तो रोना मना नहीं है, चिल्लाना मना नहीं है, चाहे तो हंस सकते हैं, मम्मी पापा को भी बुला सकते हैं, जैसे ओए मम्मी आ मम्मी, ये मम्मी पापा हाय पापा, ये बोल सकते हैं। हाँ, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं दर्द को बड़े हंसते हंसते दर्द को फेस करते हैं। तो ये चीज़ों के लिए मना नहीं, क्योंकि आपको ठीक होना है। मेरे पास कुछ डॉक्टर्स भी आए थे, एलोपैथिक डॉक्टर्स या जो स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक, उन्होंने भी ट्रीटमेंट ली। एक दो ने पूछा भी सर आप वो यहाँ करके कमर